अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ साहिबो। इस व्लॉग का तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के साथ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक 18वें ग्रेड का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो बन सकता है। बिम्बर की सियासत के अंदर किस नौयत की तब्दीली है और साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर जो हैं उनका किरदार आने वाले दिनों, महीनों और सालों में बिम्बर की सियासत के अंदर कैसे होगा और किसका मुस्तकबिल किस नौयत का होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग उनको इंतखाब करना है। फिर नई जो काबीना तश्कील दी गई उसमें जो वजारतें दी गई हल्फ हो गया और पोर्टफोलियो लेने से 3 वज़रा जो हैं उन्होंने इनकार किया है और सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की बात करते हैं, फिर बिम्बर की सियासत और फिर सरदार तनवीर इलियास और पोर्टफोलियो के हवाले से बातचीत होगी। इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपने आप को उम्मीदवार बनाए बैठा है कि मैं एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगने लगा हूँ। उनके जो करीबी चाहने वाले हैं वो इस बात का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। देखना यह है कि इरफान सलीम साहब जो कि बतौर SSP मीरपुर 18वें ग्रेड में रिटायर्ड हुए हैं, क्या वो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बन सकते हैं। बात यहाँ पे ये है कि वो 18वें ग्रेड के अंदर जो हैं वो रिटायर्ड हुए। कानून इसके ऊपर साहिब वो ये कहता है कि कोई भी शख्स, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या किसी भी और इदारे से हो, अगर वो 18वें ग्रेड में रिटायर्ड हुआ है तो या फिर हाजिर सर्विस है, वो एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन नहीं बन सकता। उसकी वजह बन कौन सकता है? बनने वाला 21वें ग्रेड का हाई कोर्ट का जज हो सकता है हाजिर सर्विस, या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर ब्यूरोक्रेट हो सकता है जो 18वें ग्रेड नहीं बल्कि 20वें या 21वें ग्रेड में रिटायर्ड हुआ हो, या वो ब्यूरोक्रेट जो हाजिर सर्विस भी हो। तो हाई कोर्ट का जज बनेगा, रिटायर्ड जज बनेगा, कोई और ब्यूरोक्रेट बनेगा। लेकिन एक 18वें ग्रेड का रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो अगर एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनेगा तो कानून ये कहता है कि उसके अंडर तो 20वें ग्रेड के ऑफिसर काम कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब 18वें ग्रेड का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कुछ अरसे के बाद इलेक्शन लड़ के वज़ीर आज़म तो बन सकता है, लेकिन एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो फिर सवाल ये है साहिबो कि जब ऐसे हो नहीं सकता तो फिर ये खबरें क्यों चलवाई जाती हैं। उसकी वजह ये है एहसास कमतरी के शिकार हैं ये लोग। अच्छी भली नौकरी करने के बाद भी अपने चाहने वालों से ख़ुद को उम्मीदवार कंसीडर करते हैं, कुछ मुलाकातें करते हैं, किसी वज़ीर आज़म के घर जाने के ऊपर बकरे ज़बह कर देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं जो कि उनकी ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद भी है। फिर ये होता है साहिबों कि मैं फ़ारग न रहूँ, क्योंकि एक चाशनी जज्बा है ना, जज्बा नहीं इसको मैं कहूँगा, एक अंदर फतूर होता है कि मैं फिर से एक नौकरी ले लूँ, साबिक़ वज़ीर आज़म से भी बदला लूँ, फ़लाने से भी बदला ले लूँ, सारी चीज़ें करूँ माज़रत के साथ। तो हमारा बतौर सहाफ़ी ये काम बनता है कि हम आपको वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ आपके सामने रखें जो कानून और आइन कहता है। फिर ये साहिबो ऐसे ही है कि मैं एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनने लगा हूँ या इरफान सलीम साहब चेयरमैन बनने लगे हैं। जैसे किसी ने कहा था कि बकरे ज़बह कर दो, सड़कें साफ़ करवा दो, मिठाई तकसीम कर दो, सोशल मीडिया के ऊपर ऐलान कर दो कि मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन चुका हूँ, और बाद में कुछ और हुआ माज़रत के साथ। तो ये एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनने की कहानी भी कुछ ऐसे ही है और इससे ज़्यादा नहीं है। और बासूरत दिगर कोई किसी को बनाना चाहे, अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहे, कानून उसके आड़े ना आए, मैं और आप या फ़लाना कौन होता है जो किसी को चेयरमैन किसी के बनने के ऊपर खुश हो या नाराज़ हो या फ़लाँ चीज़ें हों। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात बरखिलाफ़ हक़ाइक़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब आइए साहिबो, आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला बिम्बर है इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सियासत है। यहाँ के रहने वाले लोग भी थोड़े मजाजन मुख्तलिफ हैं, इनका लबो लहजा भी बड़ा मुख्तलिफ है, बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग गुजरे हैं। मैं राजा ज़ुल्करनैन साहब की सियासत, तारिक फ़ारूक साहब, चौधरी अनवारुल हक साहब, इन सब के ऊपर बात करने से कबल मैं राजा ज़ुल्करनैन साहब के हवाले से थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। ये जब डोगरा राज था तो उसमें जम्मू के इनके जो वालिद थे वो गवर्नर रहे हैं। राजा ज़ुल्करनैन साहब 2006 से 2011 तक सदर आज़ाद कश्मीर रहे हैं। इन्होंने इससे कबल भी इंतखाबात जो हैं वो लड़े हैं। आई थिंक 1975 में समानी से इलेक्शन लड़े थे। 2001 में तारिक फ़ारूक साहब से ये इलेक्शन जो थे वो हार गए थे। लेकिन वापस आता हूँ, एक दफ़ा सरदार क़य्यूम साहब बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर या सदर आज़ाद कश्मीर भारत का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी से जो डेलीगेशन मिला
उस डेलीगेशन से इंदिरा गांधी ने पूछा कि बताइए आप कहाँ कहाँ से। जब उन्होंने बताया हम फलां जगह से, तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि नैन साहब कैसे हैं, नैन साहब। तो वहाँ लोगों ने पूछा क्यूम साहब, सरदार क्यूम साहब मरहूम ने, कि नैन साहब कौन? उन्होंने कहा राजा जुल्कर नैन। तो वो इंदिरा गांधी इसलिए जानती थी कि चूँकि जो इनके दादा थे जो गवर्नर रहे राजा जुल्कर नैन साहब की, उनकी वजह से तल्लक था। फिर जब सरदार सिकंदर याद खान मरहूम वज़ीर आज़म थे 2001 से 2005-6 तक, तो उन्हें एक गवर्नर मेरे ख्याल से पंजाब के थे, उनसे मिलना था, तो 2 माह उनको लग गए। तो आखिरकार सिकंदर याद साहब की मुलाकात हो गई गवर्नर पंजाब से। जब मुलाकात हुई तो उसमें गवर्नर पंजाब ने उस वक्त के पूछा कि सिकंदर साहब बताइए राजा जुल्करनैन साहब का क्या हाल है। उन्होंने कहा वो ठीक हैं, चूँकि वो गवर्नर साहब और राजा जुल्करनैन एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, वो जो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है लाहौर से। तो रॉयल फैमिली से ज़ाहिर है इनका तल्लक है, जागीरदार हैं बहुत बड़े। तो सिकंदर याद साहब ने सोचा कि मैं जिस बंदे से 2 माह लगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं उनसे मिल रहा हूँ, वो बंदा मुझसे कह रहा है कि राजा जुल्करनैन साहब अगर ठीक हैं, तो मैं उनको 2 महीने से कह रहा हूँ आए मुझे मिलें, और वो मुझे वक्त नहीं दे रहे। बहरहाल 2001 में राजा जुल्करनैन साहब को चौधरी तारिक फारूक साहब ने इलेक्शन हरा दिया। उस वक्त मौजूद साबका वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब के जो वालिद थे, उन्होंने 2001 में समानी से इलेक्शन लड़ा था चौधरी सोबत मरहूम ने, और उन्हें चौधरी रशीद साहब ने समानी से शिकस्त दे दी। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो राजा जुल्करनैन है, उनके बेटे अली जुल्करनैन मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे हैं, उन्हें राजा फारूक हैदर और चौधरी तारिक फारूक साहब ने भी जो है वो दावत दी है आप मुस्लिम लीग नून में आ जाएं। गुज़श्ता रोज़ चौधरी रियाज साहब और राजा जुल्करनैन और अली जुल्करनैन की भी मुलाकात हुई है कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं। अब इससे कबल हम ये बात कर लेते हैं कि 2001 से या 2006 से और 2021 के इलेक्शन तक जो राजा जुल्करनैन और अली जुल्करनैन हैं, ये चौधरी अनवारुल हक साहब की सपोर्ट करते रहे। अब मैं बताता हूँ वजह कि इनका जो आपस में फड्डा है, जो नुकसान है, वो अनवारुल हक साहब ने अपना कैसे किया और उनसे नाराज़गी कैसे हुई। तो जब तक ये सपोर्ट करते थे तो अनवारुल हक साहब जो हैं वो जीत गए इलेक्शन। जब इलेक्शन जीत गए फिर ये वज़ीर आज़म भी बने, उससे पहले ये स्पीकर थे। तो जब लोग काम काज के असूल के लिए जाते तो उनको कहते कि हमने राजा जुल्करनैन साहब और अली जुल्करनैन साहब के कहने के ऊपर अनवारुल हक साहब आपको वोट दिए। तो अनवारुल हक साहब आगे से बदतमीज़ी से एक दफ़ा बोले, जिसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली गई, और वो कहते थे जाओ अली जुल्करनैन और राजा जुल्करनैन को कहो जिनके नाम के ऊपर आपने वोट दिए वो आपके काम करें, जबकि वज़ीर आज़म ये हैं और स्पीकर असम्बली भी ये हैं। अब इमेजिन करें 90 साल के राजा जुल्करनैन, रॉयल फैमिली से उनका तल्लक, अनवारुल हक साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनको ऐसे अल्फाज कह रहे हैं, और वो ऑडियो उनको सुना दी गई, और लाठी पकड़ के खूंडी के सहारे जाके वो लोगों को कहते रहे इलेक्शन के से पहले कि आप चौधरी अनवारुल हक जो हैं उनको वोट दीजिए। बहरहाल वापस आते हैं। अब राजा जुल्करनैन साहब ने और अली जुल्करनैन साहब ने ये फैसला करना है कि वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे या कि नून लीग में जाएंगे। नून लीग में गए तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे तारिक फारूक साहब पहले से मौजूद हैं, उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी और ये एडजस्ट होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर अगर जाएं तो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने के असूल के लिए उनके पास हल्के में जगह खाली है, और ज़्यादा इम्कान यह है कि ये पीपल्स पार्टी में ही जा सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी के अंदर जाने से और राजा जुल्करनैन के बेटे अली जुल्करनैन के इलेक्शन लड़ने से क्या होगा, मैं कबल अज़ वक्त आपको बता देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर तारिक फारूक साहब होंगे, चूँकि 2001 के अंदर तारिक फारूक साहब ने शिकस्त दे रखी है राजा जुल्करनैन साहब को, जब चौधरी अनवारुल हक और राजा जुल्करनैन एक पेज पे थे, और राजा जुल्करनैन अगर वो इलेक्शन जीत जाते 2001 वाला तो वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। तो जब वो हार गए थे तो फिर ज़रा वज़ीर आज़म नहीं बन सके थे। पहले पे तारिक फारूक साहब लग रहे हैं, दूसरे पे अली जुल्करनैन पीपल्स पार्टी से आ जाएंगे, और तीसरे पे चौधरी अनवारुल हक साहब की पोजीशन आएगी। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ दीगर कबाइल भी हैं, राजपूत कबीला भी है, जाट कबीले से 2 लोग जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो ये मुकाबला बड़ा टफ हो सकता है। लेकिन माजी में तारिक फारूक साहब जो हैं वो शिकस्त दे चुके हुए हैं राजा जुल्करनैन साहब को। अब ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से जो बिम्बर की सियासत है, जब जिस दिन भी राजा जुल्करनैन अगर ये फैसला करते हैं कि हम नून लीग किस तरफ जाएंगे, तो फिर तो वारे नहीं आ रहे तारिक फारूक साहब के। उन्हें क्या मिलेगा ये अभी तक समझ नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी में गए तो फिर वो अनवारुल हक साहब के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन जो तारिक फारूक साहब हैं उनके लिए भी बड़ा मामला टफ हो जाएगा। तो अब इस बात का इंतज़ार है कि राजा जुल्करनैन और अली जुल्करनैन जो हैं बाप और बेटा, वो किस जमात में जाने का जो है वो फैसला करेंगे। तो इस वजह से बिम्बर की सियासत के अंदर जो है वो बड़ी अहम तब्दीलियाँ और चीज़ें जो हैं वो
تبدیل ہو سکتی ہیں یا بدل سکتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ بڑا بیرحم کھیل ہے۔ اگلی خبر کا تعلق بھی صاحب اسی چیز کے ساتھ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی میں آئے، اب ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے جو 3 لوگ تھے، جس میں علی شان سونی ہیں، فہیم اختر ربانی ہیں اور احمد صغیر ہیں، ان کو وزارتیں جو دی گئی، جو حلف ہو گیا، اس کے بعد جو پورٹ فولیو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ اچھی وزارتیں نہیں ہیں۔ پھر یہ جو میٹنگ ہونی تھی راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ، اس میں سردار تنویر الیاس صاحب نے جانا تھا چودھری ریاض صاحب کے ساتھ، لیکن وہ نہیں گئے کسی وجہ سے۔ اب تنویر الیاس صاحب کہتے ہیں کہ میں کیسی پارٹی میں آ گیا ہوں جس کے اندر نہ مشاورت ہے نہ کچھ اور ہے، جو سامنے آتا ہے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور اس بات کے اوپر کہ جو آپ نے وزارتیں دی ہیں 3، علی شان سونی اور فہیم اختر ربانی اور احمد صغیر کو، یہ وزیر کا تو حلف لے لیا، لیکن یہ جو پورٹ فولیو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب اگر اسی بہانے ہم دیکھیں تو ان تینوں کو کون سی وزارتیں ملی ہیں، یہاں پہ ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق سردار احمد صغیر کو مشیر برائے سپورٹس یوتھ کلچر بنایا گیا ہے، فہیم اختر ربانی صاحب کو سیاحت اور آثار قدیمہ کی وزارت جو ہے وہ دی گئی ہے، چودھری علی شان سونی صاحب کو زراعت، امور حیوانات، آبپاشی، ڈیری اور ڈیولپمنٹ کی وزارت جو ہے وہ دی گئی ہے، پورٹ فولیو یہ دیا گیا۔ تو انہوں نے پورٹ فولیو لینے سے انکار کیا ہے۔ تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی کابینہ بننے سے ایک خبر یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں وہ شروع میں ہی ناراض ہو چکے ہیں۔ تو اب چونکہ وزارتیں تو ساری دے دی گئی ہیں، تو کیا ان کی کوئی بات مانی جائے گی؟ یہ اختلاف جو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ اور پھر اوورسیز کا کارڈ بھی رکھتے ہیں، اوورسیز کی سیٹ جو ہے اگر وہ اقبال مئو جو ہیں وہ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں، جو کہ ذرا اب انہوں نے چھوڑ دی، تو اوورسیز کا کارڈ سعودی عربیہ کا ہے تنویر الیاس صاحب کے پاس، تو شاید ان کو وہاں سے ایم ایل اے بنایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی کچھ قانونی اور پیچیدگیاں بھی ہیں۔ جب تک الیکشن کمیشن نہیں بن جاتا، وہ چیزیں نہیں کرتا، اس کے پاس کیس نہیں جاتا، تب تک ان کے لیے معاملات اچھے نہیں ہو سکیں گے۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب کی ناراضگی کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی، اور پورٹ فولیو ان کی تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بات دیکھنے والی ہوں گی، لیکن ایک پورٹ فولیو جو ہے وہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ ہے وزیر اطلاعات کا، چونکہ وہ خود اچھا بولتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن بمبر کے اندر سے راجہ ذوالقرنین صاحب جب یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے یا نون لیگ میں، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہاں پہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، خاص کر انوار الحق صاحب کے لیے، اور ایون کسی حد تک طارق فاروق صاحب کے لیے بھی، اور کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ سیاست ہے، یہ بڑا بے رحم کھیل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ساری صورت حال کے پیش نظر کس طرف یہ چیزیں جاتی ہیں۔ تو حساب بیورو کا چیئرمین، افواہیں ہیں، حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔